चलिए तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का फिजिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे केपलर्स लॉ। केपलर साहब ने प्लेनेट, आप जानते हो कि प्लेनेट जो हमारे होते हैं वो सन के चारों तरफ हमारे मूव करते हैं, ठीक ना। और मोशन ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन जो होता है, इससे रिलेटेड केपलर साहब एक एस्ट्रोनॉमर थे 16वीं सेंचुरी में। उन्होंने प्लेनेट जो है सन के चारों तरफ कैसे मूव करता है, इससे रिलेटेड उन्होंने 3 जो है लॉ बताए थे, और इसी लॉ को कहा जाता है केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ठीक ना। तो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। तो केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन में जो आपका फर्स्ट लॉ है, आपको ये कहा जाता है, देखिए जो ये माना जाता है कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन करता है। बट यहाँ पर थोड़ा हम लोग एक सर्कुलर ऑर्बिट की चर्चा नहीं करेंगे। हम एक जो है एक नया वर्ड, नया टर्म्स जो आपको यहाँ पर सुनने को मिलेगा। हो सकता है आप लोग में से बहुत कुछ कभी इसका नाम सुने भी होंगे, नहीं भी सुने होंगे, तो जान लीजिए उसको हम बोलते हैं इलिप्टिकल या इलिप्स। इलिप्स का जो शेप होता है कुछ इस तरह का होता है। आपने एक देखे होंगे, अंडा देखे होंगे। अंडे का शेप क्या होता है, थोड़ा सा किनारा से थोड़ा सा निकला हुआ होता है और ऊपर से थोड़ा चपटा हुआ रहता है। तो उस तरह का जो शेप होता है उसको हम बोलते हैं इलिप्स, और इसके पाथ को हम बोलते हैं इलिप्टिकल पाथ। तो केपलर साहब ने ये बताया कि जो हमारा अर्थ जो होता है, कोई प्लेनेट जो होता है सन के चारों तरफ जो मूव करता है तो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं मूव करके वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन करता है, ठीक ना। और जैसे कि सर्किल में क्या होता है कि एक सेंटर होता है ना, इसको हम मिलाते हैं तो इसका रेडियस क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है। बट इलिप्स की हम बात करते हैं तो इलिप्स में जो है हमारे दो पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं फोकस। फोकी जो होता है इसका प्लूरल होता है, फोकी ऑफ द इलिप्स, जिसको एक को हम F1 और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, F2 बोलते हैं। तो उन्होंने ये बताया था कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों तरफ हमारे इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है, और सन जो होता है इन दोनों फोकी में से किसी एक फोकस पर सन सिचुएटेड होता है, ठीक ना। तो जो फर्स्ट लॉ आपका केपलर साहब का बनता है कि प्लैनेट मूव इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विथ सन एट द वन ऑफ द टू फोकी ऑफ द इलिप्स। इलिप्स के जो है दो फोकस में, इलिप्टिकल ऑर्बिट के दो फोकस में किसी एक फोकस पे सन होता है, और प्लैनेट जो होता है इसके चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन करता है। तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट लॉ कि प्लैनेट मूव अराउंड द सन, ठीक, प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, या प्लैनेट मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन एंड सन विथ सन एट वन ऑफ द टू फोकी। सन जो होता है, सन एट द वन ऑफ द टू फोकी ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट के दो फोकस में से किसी या तो यहाँ पर हो सकता है या तो यहाँ पर हो सकता है। तो हम लिखेंगे प्लैनेट मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड the sun and sun is at one of the two foci of elliptical orbit। सन जो होता है हमारे दो फोकस में से किसी एक इलिप्टिकल ऑर्बिट, किसी एक फोकस पर हमारा ये इलिप्टिकल ऑर्बिट के किसी एक फोकस पे हमारा प्लैनेट मूव इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट, प्लैनेट मूव इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन एंड सन इज एट वन ऑफ द टू फोकी ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट के जो है दो फोकस में से किसी एक फोकस में, सपोज दैट कि सन में अगर यहाँ पर हो एक फोकस, यहाँ पे हम मान ली कि यहाँ पर हमारा सन है, तो उन्होंने ये बताया था कि सन जो होता है हमारा, इसके प्लैनेट जो होता है सन के चारों तरफ सर्कुलर, अब इसको हम ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे इलिप्टिकल ऑर्बिट, कि वो अंडे के शेप वाले ऑर्बिट पर मूव करता है, सर्कुलर ऑर्बिट पर मूव नहीं करता है, ठीक। दूसरा उन्होंने ये बताया था कि प्लैनेट मूव अराउंड द सन, दूसरा था प्लैनेट मूव अराउंड द
sun in such a way that it swept equal area in equal interval of time, कि वो समान समय में समान डिस्टेंस करता है। अगर प्लेनेट यहाँ पर है, सपोज अगर प्लेनेट मूव करते करते यहाँ पर आ रहा है, तो इसके द्वारा जो एरिया कवर किया जाएगा प्लेनेट का, इसके द्वारा जो एरिया कवर कर वो, और अगर प्लेनेट में अगर यहाँ पर आता है, इसका दो पोजीशन हम ले लेते हैं, तो इसके द्वारा जो एरिया कवर किया जाएगा, उन्होंने बताया था अगर प्लेनेट के दो पोजीशन हम ले लेते हैं, ठीक है, तो जो समान डिस्टेंस कवर करता है प्लेनेट के द्वारा, एक मान लीजिए प्लेनेट हमारे यहाँ पर हो और एक बार सपोज प्लेनेट यहाँ पर हो, तो इन दोनों सिचुएशंस में जो एरिया कवर होता है, इसके बाद दोनों एरिया क्या होता है, अगर ये ए और बी हो, ये ए डैश अगर बी डैश हो, तो उन्होंने बताया था कि इक्वल इंटरवल यानी यहाँ का एरिया और यहाँ का एरिया आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब कि प्लैनेट्स जो होता है अगर दूर होता है तो स्लोअर चलता है, और अगर पास होता है तो व्हेन इट्स फर्दर फ्रॉम द, तो वो मूव स्लोली व्हेन इट इज़ फर्दर फ्रॉम द सन। अगर वो सन से दूर होता है तो वो क्या होता है, धीरे धीरे मूव करता है, और पास रहता है तो तेज़ी के साथ मूव करता है, ठीक ना। तो ये भी कहते हैं कि स्पीड ऑफ द सन, हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ प्लैनेट नॉट सन, प्लैनेट इज नॉट कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक ना, तो कांस्टेंट नहीं रहता। इट मूव फास्टर व्हेन इट इज नियरर द सन and move slower when it is further the sun। यानी सन से वो दूर रहता है, सन से अगर दूर रहता है तो थोड़ा स्लोली मोशन करता है, और सन से अगर पास रहता है तो फास्टर मोशन करता है। इसका मतलब जो प्लेनेट का मोशन होता है वो सन के चारों तरफ क्या होता है, कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक ना। तो ये मेरा सेकेंड लॉ था कि जो सन के दो प्लेनेट के द्वारा जो एरिया कवर किया जाता है वो इक्वल इंटरवल में इक्वल एरिया कवर किया जाता है, और अगर पास रहता है तो फास्टर मूव करता है, दूर रहता है तो स्लोअर मतलब धीरे धीरे मूव करता है। तीसरा जो लॉ उन्होंने बताया था, थर्ड लॉ जो केप्लर्स का था, कि क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेनेट एंड सन, प्लेनेट और सन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका क्यूब जो होता है, इसके चारों तरफ मूव करने में जो टाइम लगता है, टाइम के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो हम कह सकते हैं कि क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम इट टेक टू मूव अराउंड द सन। सन के अराउंड मूव करने में जो समय लगता है उसके, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि सन के अराउंड इसको पूरा मूव करने इसको टी समय लग रहा है, और सन और इसके बीच का जो मीन डिस्टेंस है अगर मेरा आर हो, तो उन्होंने बताया था कि मीन डिस्टेंस का जो क्यूब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम, जो टाइम लगता है टाइम के क्या था, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। तब कह सकते हैं क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेनेट एंड सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेक बाय द प्लेनेट टू मूव अराउंड द सन। सन के मूव करने में जो समय लगता है, समय के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इसके बीच के डिस्टेंस का क्यूब। और यहाँ से अगर हम कांस्टेंट हटाते हैं, आर क्यू इक्वल टू कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट लग जाएगा टी स्क्वायर, और आर क्यू बाई यहाँ से हम कह सकते हैं आर क्यू बाई टी स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये जो होता है केप्लर्स थर्ड लॉ, इसको जो है आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है तीन जो है केप्लर साहब ने प्लेनेट का जो है सन के चारों तरफ मोशन में तीन जो है लॉ उन्होंने बताया था, जो तीनों लॉ आपको यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है, ठीक। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।